अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष के लिए क्या चुना? उत्तर प्रदेश में पीडीए की फिर से नई व्याख्या होने लगी। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग उतने तर्क। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को इसलिए बना दिया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है ब्राह्मण, उसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं। सामान्य रूप से बात कही जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि भाई माता प्रसाद को इसलिए बना दिया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि शिवपाल यादव न बने नेता प्रतिपक्ष तो फिर कोई उनसे जूनियर बनता तो शायद तनाव हो जाता समाजवादी पार्टी के आंगन में। इसलिए कहा गया कि भाई जो निर्विवाद रूप से वरिष्ठ हैं, 7 बार के विधायक हैं, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो ऐसे माता प्रसाद पांडे को आगे कर दीजिए, तो फिर शिवपाल जी की नाराजगी को आधार नहीं मिलेगा। एक तीसरी व्याख्या हो रही है कि भाई जो बसपा से आए थे रामचल राजभर और इंद्रजीत सरोज जैसे लोग समाजवादी पार्टी में, उनकी भी इच्छा थी और वो भी वंचित हो गए। उनको लग रहा था शायद हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का ये अवसर मिले, विधानसभा में नेतृत्व करने का समाजवादी पार्टी का, क्योंकि स्वाभाविक है जो नेता विपक्ष होगा वो चमकेगा, उसकी चर्चा रहेगी, मुख्यमंत्री से आमने सामने टकराएगा तो अब कद बढ़ेगा। अब वो अवसर मिल गया माता बाबा को। एक व्याख्या वो भी है जो केशव प्रसाद मौर्य और मायावती जी ने की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शब्द अलग है लेकिन मौर्य जी और मायावती जी का भाव एक ही है। मौर्य जी ने कहा कि भाई उनकी पोल खुल गई अखिलेश यादव के पीडीए की, उनको जब नेता विपक्ष का चयन करना था विधानसभा के लिए तो उन्होंने ब्राह्मण माता प्रसाद को चुना, अब वोट लेना हो तो पीडीए। लगभग ऐसी ही बात मायावती जी ने कही और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पीडीए के पीठ में छुरा घोंप दिया। एक व्याख्या ये भी है। सचेतक एक मुस्लिम चेहरे को बनाया है कमाल अख्तर को। अमरोहा से विधायक है, अमरोहा जिले की भी एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कमाल अख्तर। तो अखिलेश यादव ने ये जो निर्णय किया जिससे सब लोग चौंके, वो निर्णय उनका वैसा ही है जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए किया था। तब भी लोग चौंक रहे थे कि भाई कुल 5 यादव, वो भी परिवार के, बाकी किसी यादव को टिकट नहीं दिया, कुल 4 मुसलमानों को टिकट दी लोकसभा में, बाकी गैर यादव ओबीसी और दलित भरपूर मात्रा में लड़ाए और 37 लोग जीत कर आए। क्या उसी ढंग का कुछ खेल है अखिलेश यादव का ये? क्योंकि उस वक्त भी लोग सहमत नहीं थे और कह रहे थे कि अखिलेश जी इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, जो उनका मूल आधार है एम और वाई वो भी चला जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, एम और वाई भी जुड़ा रहा और बाकी जातियां भी जुड़ी और उसका परिणाम हुआ 37 सीटें जीत गई समाजवादी पार्टी। भूतकाल में कभी इतना नहीं जीती। 35 सीट थी, मुलायम सिंह जी का हाईएस्ट स्कोर, उससे 2 सीट ज्यादा अखिलेश यादव चले गए। तो माता प्रसाद पांडे का भी मसला क्या यही है। अच्छा, कुछ लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि पीडीए का मसला की एक व्याख्या ये भी है, पिछड़े, दलित और डी का मतलब नहीं, ए का मतलब पी का मतलब शुरुआत में वो कुछ लोग बता रहे हैं कि पी का मतलब पांडे, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक। बोले पीडीए की एक परिभाषा ये भी है, चूंकि माता प्रसाद जी बन गए इसलिए एक ये चकल्लस भी चल रही है। तो एक तो ये बड़ा विषय है कि अखिलेश यादव ने ये जोखिम किस राजनीतिक दृष्टि से लिया, ये उनके हक में जाएगा
या उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी अपने परिवार घर में, ये देखना होगा। और दूसरी तस्वीर वो आई है जिसकी प्रतीक्षा भाजपा को लंबे समय से थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनके साथ खड़े उनके दोनों उप मुख्यमंत्री, उनके दोनों डिप्टी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली में प्रधानमंत्री और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मेल मुलाकात के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटे और आज विधानसभा के सत्र के आरंभ से पूर्व बैठक ली उन्होंने विधायक दल की, तो उसमें ये दृश्य दिखा। और मुख्यमंत्री जब प्रेस से बात कर रहे थे तो भी उनके अगल बगल उनके दोनों डिप्टी खड़े थे। और आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी वही बात कही जो योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कही थी जेपी नड्डा के सामने कि अति आत्मविश्वास के कारण हम हारे। और आज वही बात केशव मौर्य ने दोहराई कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे। तो योगी और मौर्य की आवाज़ एक हो गई दिल्ली बैठक के बाद। इसके क्या मायने हैं? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहे किस्से और कयासों की चाल पर अब विराम लग गया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताया है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। यानी लोकसभा चुनाव की बिसात पर हर मंच और माइक से पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला सुनाने वाले अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरे पर बड़ा दांव चल दिया है, या यूं कहिए कि माता प्रसाद को वो कुर्सी दे दी है जिसे वो संसद में रहने से पहले खुद के पास रखते थे। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद सियासी गलियारों में सवालों का शोर उठा है कि क्या अखिलेश यादव पीडीए भूल गए। इस कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभालते हुए तंज किया कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़े दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। भाजपा में सबका साथ, विकास और सम्मान है। बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। ब्राह्मण वोट मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस फैसले पर मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव ने पीडीए को गुमराह करके वोट ले लिया। वहीं ब्राह्मणों का उत्थान केवल बसपा ही कर सकती है। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं मिली, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं। यूपी की राजनीति की एक और घटना तब घटी जब दंगल की खबरों के बीच एक मंच पर एक साथ नजर आए सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम। सरकार के कार्यक्रमों में भी तीनों एक साथ दिखे। वहीं विधानसभा में मॉनसून सत्र में भी बीजेपी एकजुटता की तस्वीर बनाती नजर आई।
बहरहाल अब माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाने को सपाई खेमा जहां मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो वहीं बीजेपी और बसपा की रणनीति अखिलेश यादव को पीडीए विरोधी बताने की दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव का ये प्लान नफा करेगा या नुकसान। अब मास्टर है या गैर मास्टर है, लेकिन स्ट्रोक तो है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। अनुभव चक का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक जी का स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी, एसवीएसपी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। नावेद शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का स्वागत है। नावेद शिकोह जी, उत्तर प्रदेश में आज दो बड़ी घटनाएं घट गई। एक तो माता प्रसाद जी नेता विपक्ष हो गए, अब उस पर कोहराम मचा है। वो कह रहे भाई पीडीए कहाँ गया। कुछ लोग रामचल राजभर और इंद्रजीत सरोज की महत्वाकांक्षाओं को भी हवा दे रहे हैं, तुमको भी कुछ नहीं मिला। कुछ चाचा की ओर इशारा कर रहे हैं, कहो भाई चाचा बरसात में फिसल गए। ये मसला क्या है? और सपा के लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, भाजपा से ब्राह्मण वोट खींचना है इधर। और कुछ लोग शरारती तत्व में कहूंगा ये भी कह रहे, वो कह रहे पीडीए का मतलब ही नहीं समझे बाकी लोग। पी का मतलब पांडे, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक, बोले वही तो बनाया है। नावेशी को मसला क्या है? सावन में क्या खेल हुआ? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सवाल उठ रहे हैं और किसी हद तक सवाल उठना भी चाहिए। पीडीए का मकसद, इंडिया का मकसद, अखिलेश यादव का मकसद ये है जो वो बार बार बताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को वो अधिकार, वो पद, वो कुर्सियां नहीं मिल पा रही हैं जिन कुर्सियों पर बैठकर इस जाति के लोग, इस समुदाय के लोग, इस बिरादरी के लोग अहम फैसले कर सके। वो पद नहीं मिल रहे हैं देश में। ये राहुल गांधी ने भी कहा और अखिलेश यादव ने भी बार बार कहा, और पीडीए का मकसद भी यही बताया गया कि भाजपा जो बड़े पद नहीं दे पा रही है अपनी सरकार में या अपनी पार्टी में, वो पद हम देंगे। और ऐसे पद जो कठपुतली ना हो, जो कुर्सी पर बैठ के अहम फैसले कर सके। उसके बाद अखिलेश यादव अगर अपर कास्ट को एक बड़ा पद, उस वक्त यहां पर समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा पद है, सदन में तो कम से कम सबसे बड़ा पद है ही, जहां पर ये सारे निर्णय, सारी लड़ाई लड़ने वाला नेता प्रतिपक्ष ही होता है। अगर एक ब्राह्मण को बैठा दिया, अपर कास्ट को बैठा दिया, तो कहीं ना कहीं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस तरह के सवाल उठाएंगे। ये बात अपने आप में लाजमी है और राजनीति में सवाल उठना भी चाहिए। लेकिन इससे जुड़ी हुई दूसरी अहम बात यह है कि राजनीति में प्रयोग भी होना चाहिए और राजनीति में बैलेंसिंग भी होना चाहिए। अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दल से अपर कास्ट जो है वो अछूत साबित हो जाए। और एक घटनाएं आपको याद होगा, जब पीडीए का कंसेप्ट सेट किया अखिलेश यादव ने, और उसके बाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते चले जा रहे थे उनकी पार्टी में जब वो थे, उस समय अपर कास्ट का पूरा समुदाय, बड़े बड़े नेता, बड़े विधायक, स्थापित विधायक सब छोड़ के चले गए और उन्होंने बगावत कर दी। राज्यसभा चुनाव के समय की बात याद रखिए, अपर कास्ट के विधायकों ने पार्टी के बगावत और मुखालफत करना शुरू कर दी खुलेआम। तो अखिलेश यादव को लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि पीडीए के चक्कर में अपर कास्ट, जिसका एक बड़ा रोल होता है सत्ता को बनाने में, पार्टी को आगे ले जाने में, खासतौर से ब्राह्मण वर्ग, वो हमसे अगर अछूता हो जाएगा तो हमें नुकसान होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा तादाद में आ जाए, ऐसी संभावनाएं कम है, लेकिन ब्राह्मण का रोल बहुत बड़ा होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं बहुत मामूली इंसान हूं, नवेद शिकोह अगर ये वक्तव्य दें टेलीविजन पर या कैमरे के सामने कि तुष्टीकरण की जो सरकारें थी उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया था, उन्होंने मंदिर बनाने में रुकावट डाली थी, तो नवेद जैसा मामूली इंसान ऐसा बयान देगा तो उसका असर होगा। अमिताभ जी यही बयान दे तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री हैं। इसलिए पिछड़ों की, दलितों की बात अगर अपर कास्ट का कोई व्यक्ति, कोई नेता उठाता है तो वो ज्यादा असरदार होगा। अखिलेश यादव की ये भी मंशा है। आपने देखा होगा डिजिटल मीडिया पर जो सरकार के सामने सवाल सबसे ज्यादा उठाने वाले यूट्यूबर हैं, वो अपर कास्ट के हैं। जी ठीक है नावेद भाई, अभी रुकना होगा। अपर कास्ट की भाजपा की नीतियों के खिलाफ है। तो जैसे वीपी सिंह,
पीपी सिंह ने जो पिछड़ों की राजनीति का एक जी। सिलसिला शुरू किया जो आज तक जारी है, तो वो ठीक है। असर किया क्योंकि वो ठीक है, अपर नावेश जी को अभी रुकना होगा। बीपी सिंह का तो खैर अपना व्यक्तिगत अनुभव बहुत कड़वा रहा। वो तो बेचारे न इधर के रहे न उधर के रहे। वो अकेला ऐसा बड़ा नेता है जिसकी जन्मदिन और जयंती पर कोई 2 फूल नहीं चढ़ाता। हमें बीपी सिंह के साथ उनके दुख शेयर करने का बहुत अवसर रहा है मेरे पत्रकारी जीवन में। हम जानते हैं कि बीपी सिंह की क्या स्थिति थी अंतिम समय में, जब वो रक्त के कैंसर से जूझ रहे थे। खैर चलिए अभिषेक वाजपेयी जी के पास चलूंगा। अभिषेक जी, एक सज्जन ने हमसे कहा कि भैया, भाई विद्वान लोग तो सब जगह हैं, उन्होंने कहा भैया ये जो लिस्ट देख लो। मैंने कहा कमाल अख्तर भी बने हैं, वो हमारे महबूब वो अभी हैं, अमरोहा से 2 लोग बना दिए, एक पूरब से ले आए वर्मा जी, अखिलेश जी। तो बोले इन तीनों की बात कर लो। बोले मुख्य सचेतक का काम है, अध्यक्ष जब कहे तो व्हिप जारी कर दो, उसके बाद अपने घर में सो। क्या कोई आपकी भूमिका नहीं है क्या? और चवन्नी का बोनस नहीं, कोई भत्ता नहीं क्या? चाय भी पीनी अपने पैसे से पियो, बिस्कुट खाना अपनी जेब से खाओ, ठीक। बोले डिप्टी व्हिप, चीफ व्हिप, बोले जब वो ना हो तो ये वही काम करेंगे। हमने कहा महबूब अली, बोले महबूब अली तो सबसे सस्ते में गए। मैंने कैसे? जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं हो तो आप आसन पे बैठो और शून्यकाल चलवाओ, जब वो आ जाए तो उतर के नीचे अपनी सीट पे बैठ जाओ, वहां भी चवन्नी नहीं है। बोले लेकिन नेता विपक्ष में कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उसके सारे भत्ते, उसका प्रशासनिक ढांचा, आपके पास कैबिनेट मंत्री जैसा कार्यालय। और ये तो छोटी चीज है, बड़ी चीज क्या है कि आप हर संवैधानिक नियुक्ति के समिति में मेंबर होंगे क्या? चीफ मिनिस्टर के साथ आपकी इच्छा के और आपको विश्वास में लिए बिना कोई वैसी नियुक्ति नहीं हो सकती। ये रियल ताकत है अभिषेक जी। तो अब 2 व्याख्याएं हैं, एक तो ये कि भाई चाचा इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक तो वो व्याख्या हो रही चाचा हो और चाहे रामाचल हो उनकी, और दूसरी व्याख्या ये हो रही है कि मास्टर स्ट्रोक है, ब्राह्मण वोट बैंक को इधर खींचना है भाजपा से। अभिषेक जी। धन्यवाद अमिताभ जी। और क्योंकि जब आप बोलते हैं तो उसमें किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं रहती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब नावेद भाई ने कई बातें बोली और प्रश्न चिन्ह बहुत सारे उठाए, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा पीडीए जो पिछड़ा दलित आधा अगड़ा भी है उसमें और आधा अल्पसंख्यक भी है, तो उसी फॉर्मूले को लेकर के हम आज भी चल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कहने के लिए तो एक बात के कई तात्पर्य निकाले जा सकते हैं, कई मतलब निकालेंगे, जितने मुंह उतनी बातें। हर कोई अपनी अपनी तरीके से उसका व्याख्यान करेगा, आप अपनी तरीके से करेंगे, नावेद भाई अपनी तरीके से करेंगे, हमारे दोनों भाई दूसरी तरीके से करेंगे। लेकिन हम पीडीए के फॉर्मूले से कहीं पे भी अलग नहीं है। और आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि माता प्रसाद जी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 6-7 बार के चुने हुए विधायक हैं और 2-2 बार सदन संभाला है, तो उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी है, उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों ना बनाया जाए जो हर एक व्यक्ति को साथ में लेकर के चलता हो, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हो, जनता जनार्दन की समस्याओं पे बात करने के बारे में सोचता हो, तो आखिर क्यों ना बनाए। और आखिर जब बनाया है तो बहुत लोगों की बोलती बंद हो गई, तो अब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं कहने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पैरोकार हैं और भारतीय जनता पार्टी स्वयं, वो ये सोचती है कि आखिर जो पहले से उनके पास वोट बैंक खिसक चुका है, अब बचा हुआ जो वोट बैंक है वो कहीं ना खिसक जाए। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चिंतित होगी, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक है आदरणीय अखिलेश यादव जी का। और माता प्रसाद पांडे जी हर एक जगह पे सक्षम व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनका हर एक निर्णय स्वागत योग्य रहता है हमेशा से ही, और कहीं पे भी वो ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के लिए मोहताज हैं, हर एक व्यक्ति उनको जानता है। इन चीजों के रिगार्डिंग जब माननी जी ने फैसला लिया तो उसमें सभी लोग सम्मिलित थे, चाचा भी सम्मिलित थे और माननी जी भी थे और बाकी भी जितने भी लोग थे, सब जगह पे उसका निर्णय होने के बाद ही इसको अमली जामा पहनाया गया है।
क्योंकि उपचुनाव पे भी इसका असर होगा और 2027 में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले जो सेमीफाइनल होगा उपचुनाव में 10 सीटों पे, उसका असर देखने को भी मिलेगा। जी ठीक बात है। देखो भैया, माता प्रसाद जी बुजुर्ग नेता हैं, पढ़ने लिखने वाले नेता हैं, पढ़े लिखे लोगों से संवाद और संपर्क रखने वाले नेता है। मैं व्यक्तिगत आधार पर कह रहा हूं, मैं उनको जानता हूं, माता जी को, माता प्रसाद जी को। लेकिन ये आप कहोगे माता प्रसाद जी के पास वोट बैंक है, तो मैं नहीं मानूंगा ना। वोट बैंक वाली स्थिति नहीं है ना, ऐसा नहीं। आवश्यक में आएंगे दोबारा में, ये मेरा अपना आकलन है। आपका आकलन होगा कि उनके पास पूरे प्रदेश में वोट है, मैं नहीं मानता। वोट बड़ी कीमती चीज है बाबू, ऐसे सबके पास नहीं होता। क्या चेहरे बड़े हो सकते हैं, वोट नहीं होता। भाजपा में भी ढेर सारे लोगों को मैं बता दूं जो चेहरे बड़े हैं, उनके पास वोट नहीं है। अभी पार्टी उनको किनारे कर दे तो चुंगी के चुनाव नहीं जीतेंगे, चुंगी के नहीं जीत सकते। नवद गलत कह रहा हूं क्या? अब वही बात इन पर है, माता प्रसाद जी पर लागू है। ये आदमी योग्य है, लेकिन वोट हो बहुत। गायत्री प्रजापति जेल में था, तब भी उसकी पत्नी जीत गई। योग्य नहीं है, अपराध में जेल में है, लेकिन वोट तो था उसके पास। इसलिए वोट अलग चीज है, योग्य होना अलग चीज है। खैर, राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपकी समझ में क्या आ रहा है? ये मास्टर स्ट्रोक है, ये आपके एनडीए के लिए मुश्किल पैदा करेगा आने वाले समय में माता प्रसाद जी का विधानसभा अध्यक्ष बनना? अमिताभ जी, ये हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं पैदा करेगा। ये समाजवादी परिवार में जो विघटन पैदा होगा उसका एक बड़ा कारण बनेगा। ये अखिलेश यादव जी जब चुनाव में आते हैं तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब पद बांटने की बात होती है तो ये परिवार के लोगों को भूल जाते हैं, अपने उस चाचा को भूल जाते हैं जिसके पदोन्नति 37 गए हैं। अपने उस कार्यकर्ता के बारे में भूल जाते हैं जिसके नारे पे पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक का जो नारा, वो नारा भूल जाते हैं। आनंद में एक ऐसे व्यक्ति को जो इनके भी रहे, इनके भी साथ रहे और फिर अपने साथ ये जोड़ने का काम किए। पांडे जी को जोड़ने से मुझे लगता है कि पूर्वांचल की धरती पर साइकिल चलने वाला है 27 में। और पांडे जी के कहने पर कोई टिकट या कोई भी जीतने की स्थिति में है, क्योंकि पांडे जी सीधे हाथ चुके हैं एक बार और लगातार जीतना, ये अलग बात है। उनके पास अच्छी योग्यता है, अच्छा समझ है, विधानसभा अच्छे से चलाए हुए हैं, 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष हैं, 7 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं, तो उनको शुभकामना। लेकिन ये बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। इनको चाहिए था, समाजवादी पार्टी के लोगों को चाहिए था कि ये पीडीए के फार्मूले पर ही रहे। ये राघवेंद्र भाई, इसमें एक बात नहीं, एक मिनट अभिषेक, हम रुक जाओ, पहले अनुभव चक के पास जाऊंगा, फिर आपके पास जाऊंगा। लेकिन राघवेंद्र बाबू, 2 बातें आपने कही कि पीडीए पर रहते, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में अखिलेश यादव ने पीडीए को ही के ही व्यक्ति को बनाया है अपनी पार्टी का नेता। यादव जी बन गए वहां नेता, ठीक। एक और दूसरी बात आपने जो ये कही कि परिवार के वो लोगों को भूल गए। अगर वो शिवपाल यादव को बना देते तो आप ये कहते कि लो खुद दिल्ली में और यहां लखनऊ में शिवपाल को बैठा दिया, बोले बाकी लोग झाल बजाए। नहीं, अमिताभ जी, हम तो देश स्तर के पत्रकार हैं। हम तो उस समय भी नहीं कहे जब एक ही परिवार के 5 लोग सांसद बन गए बिना योग्यता रखे हुए। अगर अखिलेश यादव जी शिवपाल यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बना देते तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बड़ा उनके साथ सामने कोई संकट नहीं आता। और वो इलिजिबल है, वो पात्रता है उनके पास। क्षमता हमारे यहाँ पे थी तो हमने बनाया, आपके यहाँ पे क्षमता थी तो कितने लोगों को उतार लिया। अपने समाज की बात कीजिए, जहाँ पे घुटनों के बल बैठा करके भारतीय जनता पार्टी ने क्षमा मंगवाई थी, क्षमा याचना करवाई थी। याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, एक नहीं 2 बार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, दोनों लोग रुको, एक बार बहस को अपने ढंग से चले। अभिषेक रुक जाओ, राघवेंद्र भाई रुको। अनुभव चक, कहा जा रहा है कि भाई आपके हवेली में सेंध लगाने के लिए माता बाबा को लाया गया है। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत स्थिति आपकी भी अच्छी नहीं, 8% वोट आप भी गंवाए हो अभी चुनाव में। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप छत पे खड़े हो, अब आप भी ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हो।
नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आप भी ये जाति का जो समीकरण है, इसका जो चक्रव्यूह है, आजकल चक्रव्यूह शब्द बड़ा चर्चा में आ गया राहुल जी के कारण, जो आज बोले, इसका जो चक्रव्यूह, उसको आप भी अच्छे समझते हो जी। देखिए अमिताभ जी, वैसे तो नेता प्रतिपक्ष किसको बनाएंगे ये इनके पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है कि आज नहीं, आपको अच्छे से याद होगा पिछले 2 महीने से मैं लगातार ये आपकी डिबेट में जब भी बैठा और अगर ये चर्चा आई तो मैंने यही कहा कि अखिलेश जी का सारा ध्यान इस तरफ है कि किस तरीके से चाचा शिवपाल जी को सोफे के हत्थे पर ही बैठाला जाए, किस तरीके से उनको सम्मान ना देकर लगातार अपमानित किया जाए, जिस योग्य हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनको दायित्व ना देकर उनको निपटाने का काम करा जाए। भविष्य में कहीं शिवपाल फिर से सड़क पर उतर कर अखिलेश यादव को आपस में चैलेंज करने की स्थिति में ना हो जाए, और उस चैलेंज करने की स्थिति से पार करने के लिए अखिलेश यादव शिवपाल को प्लेटफॉर्म देने को कतई तैयार नहीं है। लोकसभा सीटों के आधार पर भी आप देखें, जिस समय अपने परिवार में ये सीटें देने का काम कर रहे थे, टिकट देने का काम कर रहे थे, जो सबसे टफ मानी जा रही थी बदायूं सीट, उस पर शिवपाल को भेजा गया था। आजमगढ़ या कन्नौज या मैनपुरी में देने का काम नहीं करा था। उनका प्रयास निरंतर यही है कि शिवपाल का कद किसी तरीके से कम करा जाए, इस लिमिट में रखा जाए कि शिवपाल भविष्य में उनको चैलेंज ना कर सके, और उसी तरह वो प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। सीट मांगी थी और उनके बेटे वहां से सांसद है, क्या करके सीट वहां से मांगी थी और उनके बेटे वहां से सांसद है। चाचा शिवपाल को सोफे पे ना बैठकर आपकी बाहुबली हत्थे बैठाला प्रत्याशी को बताना चाहिए था। आप ढाक के करके रह गए। हमने तो आपकी बात सुना, हमारे के अंदर अभी आपका बोलने दिखाना सोफे में, ये तो बता दो। और पीडीए की बात करके आए थे, कितने दलित समाज के लोगों को आपने प्लेटफॉर्म देने की बात करा, वो बता दो। आपकी पार्टी में पीडीए के फॉर्मूले में ये जीते और आज भी होने की बात करते हैं। आपके यहाँ के स्कूल मंत्री आज भी स्कूल मंत्री जो जिनको आपने बना दिया था वो के खिलाफ हो गए थे, बताना चाहिए था। बताइए संगठन बनाने की सरकार बनी है, लेकिन समाज को सम्मान देने का काम नहीं करोगे। अरे दूसरे समाज स्कूल मंत्री क्यों आपकी पार्टी आपकी पार्टी का जो सीनियर जिन्होंने बुलाया, जिनके साथ पार्टी खड़ा करने का काम करा था, आप लोग तो उनको भी सोफे के हत्थे में बैठा। पार्टी खड़ी है और आगे बढ़ रही है मजबूती से, लोकसभा में पहुंच गए हैं, ट्यूबलेस टायर डलवा करके हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी आप वही ढाक के पास बनाने का भी उसी तरीके से चल रहे हैं। 7 बार के समाजवादी पार्टी समाज को और देश को गौरवान्वित करने का काम करती है और आगे बढ़ रही उसी पर। तो आप उंगली पकड़ के अखिलेश यादव तक में अपना रोल प्ले करा था, योगदान दिया था, उन्हीं चाचा शिवपाल को निपटाने में आपके लोग लगे हुए। शर्म नहीं आती अखिलेश यादव को? इतनी निर्लज्जता! अरे जब तक अपमानित करोगे आपके। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट दोनों लोग रुको, अभिषेक जी रुकिए, अनुभव चक एक मिनट रुकिए, एक मिनट दोनों लोग रुकिए, दोनों रुकिए। अनुभव चक एक मिनट रुको भाई, अभिषेक रुको। मैं एक सलाह ये दूं, आप भारतीय जनता पार्टी को चूंकि शिवपाल जी के सम्मान की काफ़ी चिंता रहती है, हो सकता कल भाजपा नारा भी दे दे चाचा के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो मैं ये सलाह दूंगा कि चाचा को अपने यहाँ क्यों न ले आओ। नहीं, संकट कटे मिटे सब पीरा, वो भी गंगा नहाए आप भी गंगा नहाओ। नहीं, अगर इतने है दिल मिले हैं अनुभव चक कि हम देखते हैं मुख्यमंत्री जी भी विधानसभा में कई बार इस बात को उठा चुके हैं कि चाचा कुछ नहीं मिलेगा चच्चू, वक्त पर रहते चेत जाओ, और अब आप भी कह रहे हो, तो एक बार बैठ के बात ही कर लो, फरिया लो। नहीं, अमिताभ जी चाचा योग्य है, चाचा के पास अपना वोट बैंक है, चाचा ने पार्टी खड़ा करने में योगदान दिया, और चाचा को अगर उनके योग्यता के आधार पर सम्मान उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं दे रहे तो आप चिंता करनी पड़ती है। चाचा आपके पास नहीं है ना, चिंता करनी पड़ चाहिए। अभी तक चिंता नहीं करेंगे तो उनके परिवार के बड़े बुजुर्गों, लेकिन आपके पास बचा कुछ नहीं है, आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है।
उनके अंदर वो संस्कार नहीं है। मुलायम सिंह जी यादव के माइक छीनने का काम इन्हीं अखिलेश यादव ने करा था। देश की जनता, प्रदेश की जनता भूली थोड़ी है। जो अपने पिता के हाथ से माइक छीन सकता है, की जनता देख रही है कि कैसे ये तो सभी को पता है। किसी ने अपने पिता को सम्मान नहीं दिया हो, वो चाचा को सम्मान कहाँ देगा? और आज ये अभिषेक में यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। दलित प्रवक्ता कितने, जिला अध्यक्ष कितने हैं, इनकी पार्टी में आके सभी को कास्ट का वोट देने के बाद उनको दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक ठीक, अभी रुकिए अभिषेक जी, रुकिए अनुभव जी, रुकिए, मैं बहस को ठीक ढंग से बढ़ाने दीजिए, ठीक है? अरे रुकिए भाई, दोनों को रोकिए। अभी नाविद शिको के पास चलेंगे। नाविद शिको, शिवपाल फैक्टर कहीं ना कहीं उठेगा, और राजनीतिक में जब ऐसे फैसले होते हैं तो इस ढंग के फैक्टर उठते हैं, क्योंकि अब जो तस्वीर दिख रही है 27 के विधानसभा चुनाव के नतीजों तक अब कुछ भी नहीं है, लड्डू छोड़िए बताशा भी नहीं देने को समाजवादी पार्टी को। अब तो कुछ है नहीं बटने में। विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गई, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है ही अखिलेश जी, प्रदेश अध्यक्ष पाल है ही वो प्रयागराज वाले, ठीक? लोकसभा में नेता अखिलेश जी, अब तो कुछ देने को बचा नहीं। अब युवजन सभा में महामंत्री बन सकते हैं, और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से बड़ा कुछ देने लेने के लिए। तो अब शिवपाल यादव को, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, अब उनको इंतजार ही करना होगा लोक विधानसभा चुनाव के परिणाम का। फिर क्या स्थिति बनती है तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अब ये तो तय हो गया कि उनके उसमें राजयोग अभी नहीं आ रहा कोई। नाविद शिको, इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा? हमसे सुबह एक सपा के बड़े नेता कह रहे थे कि शिवपाल यादव को अपनी पार्टी सपा में विलय करने के बाद से केवल एक एंट्री हासिल हुई है अपने रोजनामचा में, वो है आदित्य की लोकसभा टिकट, बस, बाकी कुछ नहीं। जी नाविद शिको, बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शिवपाल यादव के बहुत नजदीकी लोगों का कहना है कि शिवपाल जी व्यक्तिगत तौर से यही कहते रहे हैं कि उनका एक ही सपना रहा है कि अपने बेटे को स्थापित करना, और उनके बेटे बाकायदा चुने हुए सांसद हो गए, इससे बड़ा सपना कोई नहीं हो सकता। शिवपाल यादव नाराज हो जाएंगे, शिवपाल यादव में खटपट हो जाएगी, ये पुराने तस्वीरें हैं। और अब ये फिलहाल अब इस तरह की चर्चाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और ना अब शिवपाल यादव नाराज होंगे, क्योंकि उनका एक सपना बस यही था। और इसके अलावा अब उनको कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि बेटे को चुना हुआ सांसद उन्होंने बना दिया। उनकी बहुत ज्यादा कुछ वो पार्टी पे उम्मीद नहीं करते हैं। और अब वो समाजवादी पार्टी बन गई है जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने को तैयार है, और एक बड़ी ताकत बन के उभर गई है लोकसभा के नतीजों के बाद। ऐसी स्थिति में ना शिवपाल अब कोई फरमाइश करेंगे, ना उनकी कोई चाहत है। पार्टी में जिस स्थिति में है वो रहेंगे, अखिलेश यादव जी की जी हुजूरी करेंगे। अखिलेश यादव को भी ये पता है कि अब चाचा बिल्कुल भी नहीं मुंह फुलाएंगे, ना उनको कुछ चाहिए। ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव में ये उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है, उसके बाद उनको एक सम्मानजनक कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। इससे पहले ना उनको कुछ चाहिए। ये मेरी अपनी समझ है, जो वहां से शिवपाल जी से जुड़े हुए बहुत खास लोग जो बताते हैं, जो शिवपाल जी के बयान आते हैं, उससे लगता है कि अब वो फैक्टर जिसपे हम लोग सालों तक चर्चा करते रहे कि वो नाराज हो जाएंगे, उनको ये चाहिए था, और बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी बड़ी हिमायत कर रही है कि उनको ये पद देना चाहिए था, अब ऐसा कुछ है नहीं। मुख्य बात जो ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है, उस पर मैं एक बात ये करना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज की एक खासियत है कि कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रोल रहता है सत्ता किसी को भी जिताने और हराने में। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा ब्राह्मण रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज का ये खासियत होती है कि कोई पार्टी जब सत्ता बनाने की स्थिति में आ जाती है तो वो छटक के आ जाता है। ये एक स्वार्थ जरूर होगा। दूसरी बात सबसे अहम जो है कि अखिलेश यादव को माता प्रसाद इसलिए भी क्योंकि वो मुलायम सिंह के खास हुआ करते थे, वो काबिल इंसान है। तीसरी बात ये कि जो जिस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय भाग रहा था समाजवादी पार्टी से कि पीडीए में तो अब हमारा दम घुटने लगा है, उसको कहीं ना कहीं राहत मिली होगी। और 10-15% भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों को खींचने में उनकी एक पॉलिसी है, और मुझे लगता है कि किसी हद तक ये बात अखिलेश यादव की सही साबित हो सकती है। जी, अब ये तो वक्त बताएगा। भाजपा वाले कह रहे कि हमने संतोष गंगवार को गवर्नर बना दिया, सारे कुर्मी हमारे हो गए।
अब मैं तो फिर सब मेरे मित्र हैं, क्या कहूं। अब अगर संतोष जी के गवर्नर बनने से प्रदेश भर का कुर्मी एक साथ वोट कर दे, या माता बाबा के विधानसभा के में नेता विपक्ष बनने से सारा ब्राह्मण एक साथ आ जाए, मैं ऐसी थ्योरी नहीं मानता कभी। वो खुद जीत जाए उतने बहुत होता भाई। समाज का नेता होना बहुत बड़ी बात है भाई। बच्चों खेल समझते हो क्या कि समाज का नेता हो जाएगा कोई? खुद जीत सकता है। समाज ये कहेगा चलो भाई तुम खड़े होगे तो तुमको जिता देंगे, तुम्हारे कहे से वोट दे, ही जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और मायावती कितने लोग हो पाए? कितने लोग हो पाए पिछले 70 साल में? बता दो हमको नावेद बाबू। मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह 70-75 साल में कितने लोग हो पाए? नहीं ना। इसलिए जात का नेता, समाज का नेता होना बहुत बड़ी बात है, उतना सरल नहीं है कि किसी के बना देने से। ऐसे तो हमको सुबह एक बीजेपी के मित्र समझा रहे थे कि भाई साहब गवर्नर की लिस्ट देखी आपने, अब हमने सब सेट कर दिया। मेरी गजब बात है यार। कलराज जी को राजस्थान में गवर्नर बनाया तो उससे ब्राह्मण के सिर पे क्या फर्क पड़ा? अब उनको हटा दिया तो ब्राह्मण ना नाराज है, ना बनाने से खुश था, ना नाराज है। नहीं ना। ये खैर चलिए, एक चीज और भी मैं देख रहा हूं, अभिषेक वाजपेयी जी, 2 घटनाएं हैं, एक तो माता प्रसाद जी की और एक दूसरी घटना है कि जिसकी उम्मीद में आपने मानसून ऑफर फ्लोट कर दिया था। क्या बाई 1 गेट 1 टाइप का ऑफर एक अखिलेश जी ने फ्लोट कर दिया था, 100 लाओ सरकार बनाओ। आज सावन के दूसरे सोमवार में वो तस्वीर भी बदल गई। क्या जिनको आप ऑफर दे रहे थे, एक दाएं खड़ा था, एक बाएं खड़ा था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नहीं देख ही लिया आप। और सुन लो, योगी जी ने कहा था, नावेद बाबू को भी याद होगा, जब जगत प्रकाश नड्डा आए थे, समीक्षा की बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे। आज केशव जी ने भी वही कह दिया, बोले जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभिषेक जी, और आज जब विधानसभा में योगी जी घुसे हैं अंदर, तो वीडियो आपने देखा ही होगा, आप तो सक्रिय लोग हो। क्या आपकी पार्टी के तमाम विधायक गिरे पड़ रहे हैं, बोले महाराज हैं पालागी नहीं, बड़ी बड़ी लोग आपकी पार्टी के सब। वाजपेयी जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे याद है कि मायावती की किसी व्यक्ति ने बहुत शानदार रैली करवाई थी जी, और उस शानदार रैली के बाद अगले ही दिन जाकर के भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे लगता है आपने जो पहला प्रश्न किया था उसका उत्तर तो यही हो गया। देखिए, दिखाने के लिए हर आदमी एक जगह पे होता है और एक जगह पे नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और जब एक आग को जबरदस्ती बुझाया जाए ना तो बुझती नहीं है, लेकिन वो चिंगारी सुलगती रहती है, और जब चिंगारी आग का रूप ले लेती है ना तो पूरा घर जला देती है, आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मतलब आप अभी उम्मीद से हैं कि अभी घर जल सकता है, अभी चिंगारी में तमाशा है? देखिए हम तो देखिए राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और तो हमेशा उसी पे ही जीवित रहती है। देखिए अपने हमें क्या है, हम तो चाहेंगे, मन में भी चिंगारी दबी हुई है, काफी पहले से दबी हुई है शिवपाल जी के उसके लिए चाहते हैं अमिताभ जी कि आप हम तो चाहते हैं कि आप बैंकरी छोड़ कर हमारी पार्टी में आए, तरीके से दोनों समर्थक बैठे हैं हमारी पार्टी में आकर के सम्मिलित हो जाए। लेकिन हमारे चाहने से नहीं, जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक आगे चीजें नहीं होंगी, और अंदर खाने पे बात होती है, बातें चलती रहेगी। आपकी जो पार्टी अब मुझे जिस पे खास तौर से आपत्ति है जी, अभी नावेद भाई ने घर जल जाए, आप कहीं के ना बचे। अरे अपने घर, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट अनुभव जी, उनकी बात आ जाए फिर आप बता रहे जी जी। अपने घर को आप बचा लीजिए। देखिए, नावेद भाई की एक बात पे मैं कभी आपत्ति दर्ज नहीं करता हूं, जहां पे होना चाहिए वहां पे दर्ज कराऊंगा। नावेद भाई ने एक बात कही कि आदरणीय चाचा जी के लिए कि चाचा जी को अखिलेश यादव जी की जी हजूरी करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाचा जी हर एक फैसले में साथ होते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं, चाचा जी हजूरी नहीं करते हैं। इस बात को आप मानिए, इस पे मेरी तरफ से आपत्ति है, आपको इस पे मानना पड़ेगा।
हृदय की अरे नहीं वो भाई, आप अनुभव जी एक मिनट रुको, अभी रुको, अभी केवल अभिषेक की बात जी जा रहा भाई जी मैं बात अभिषेक अभी जी। नावेद जी की कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आप बीच में कूद पड़ रहे हो। आप पे भी आऊंगा, चिंता ना करो, भी आपको भी मिर्ची दूंगा तीखी वाली। और जैसा कि अभी हमारे भाई कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, उनके यहाँ पे तो एक कुल मिलाकर के एक सीट वैसे ही उनको दी गई थी। आपने देखा कि पहले भी दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ चलता रहा। इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी को तो पूछा नहीं गया था, 2 लोग थे जिनको पूछा ही नहीं गया, अपने लोगों की सीट तो बचा नहीं पाए। कौन सी अपनी बिरादरी की बात करते, इनका खुद का वोट बैंक कुछ नहीं है। तीसरी चीज आते हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र पे बात जब कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आज ही आपके यहाँ से एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ ना, जहां पे आपके विधायक जी बुलडोजर के लिए क्या बोल रहे थे अधिकारियों को कि अगर यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा तो नहर में घुसेड़ दूंगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे अंतर कला इतनी सारी है। ठीक, अभी अभिषेक अब रुक जाओ, आपकी बात आगे। अब मैं अनुभव चक के पास चलूँ। अभिषेक अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, मैं अनुभव चक के पास चलूँ। अनुभव भाई रुको, विराम लो, विश्राम लो। बुलडोजर की बात याद आ गई। अरे रुको भाई, अनुभव जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सवाल दूंगा। आज एक और भी बड़ी बात हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, भगवती की इच्छा, सावन चल रहा है, महादेव की इच्छा। अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा, मैं उसको देख रहा था कि लोकसभा के अध्यक्ष जी, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कोई इलीगल बिल्डिंग बनती है तो बुलडोजर पहुंचता है उसको गिराने के लिए। क्या योगी के बुलडोजर मॉडल का इससे बड़ा इंडोर्समेंट मैंने तो कभी देखा ही नहीं। भाजपा को तो आज 11 किलो लड्डू बांट देने चाहिए थे मंगवा के ऑफिस में। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष आपके बुलडोजर मॉडल को लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में इंडोर्स कर रहा है। अनुभव चक, आप दूसरी बातों में भटक रहे हो। छोटी बात है। जो ये चिंगारी देख रहे थे उनको थोड़ा सा आईना दिखा रहा था, और बाकी जो सच है वो तो चाहे अभी एक मिनट, अब अनुभव चक जी, अनुभव जी। अमिताभ जी, बाकी रही बात इंडोर्स की, तो जो सच है उस सच को चाहे किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गाहे बगाए उसके मुंह से बाहर आ ही जाता है। सच है तो उन्होंने कह दिया कि अगर यूपी के अंदर कोई इस तरीके की अवैध बिल्डिंग बनती है तो वहां बुलडोजर पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कुख्यात माफिया मूछे रौंदते हुए, मूछे ऐंठते हुए जनता को रौंदने के लिए निकलता है तो वो थर्राता हुआ कुर्सी पकड़ के, व्हील चेयर पकड़ के हुए दिखाई देता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, कानून व्यवस्था हो, डेवलपमेंट हो, और चाहे गुंडे माफियाओं को। अच्छा अनुभव चक, लेकिन एक मिनट, लेकिन वो सपा में अभिषेक जी ये भी कह रहे कि हमारा ऑफर खत्म नहीं हुआ। पहले पर्दे के सामने था, पर्दे के पीछे गुटरूंगू चलेगी, इलू इलू। तब वो कह रहे ऐसे ऑफर वापस थोड़ी न होते। दिल में जो शोला है वो भड़कता रहेगा। अमिताभ जी, मुंगेरी लाल के ऐसे सपने देखने का अधिकार तो देश में सभी को है। इस तरीके का ऑफर कोई भी किसी को दे सकता है, उन्होंने दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको इस बात पर विश्वास नहीं है। इससे ये भी जाहिर होता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी, ये इनके अंदर अविश्वास है। इसी कारण इस तरीके के ऑफर देते घूम रहे हैं। वो तो 2027 का इंतजार करते, 2027 के चुनावों में प्रदेश की जनता जो फैसला करती, उस फैसले के आधार पर मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाता। लेकिन इनको पता है कि निर्णय इनके खिलाफ आने जा रहा है, इसलिए इस तरीके के ऑफर देते घूम रहे हैं। किसी तरीके से इनका ऑफर कोई ग्रहण कर ले और इनको उस सत्ता सुख माध्यम बन जाए जिससे प्रदेश की जनता ने इनको दूर कर दिया। ना वो तो भाई अखिलेश जी ये थोड़े ना कह रहे हम बनाएंगे सरकार। एक मिनट, वो तो कह रहे तुम आओ 100 लेके तुम बना लो। अनुभव भाई, अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे कि हम बनाएंगे, लेकिन जब जी अमिताभ जी जब आओ खुद बना लो, मतलब साथी तो हम भी होंगे ना, बाहर से समर्थन दें चाहे अंदर से दें, लेकिन यदि आप हम पे आश्रित हो तो मेरी मांगे तो पूरी करोगे, मेरे ऊपर ध्यान तो दोगे। सैफई महोत्सव इतने देश की जनता के पैसों से जिसका ठीक है, अब रुकना होगा नाविश को। ठीक, अब अनुभव चक, अब रुकना होगा नाविश को। आज जो पिक्चर सामने आई, मुख्यमंत्री के अगल बगल दोनों उनके डिप्टी,
और पिछले दिनों से जो नाना प्रकार के बात तीर चल रहे थे इशारों इशारों में, वो तीर भी सब समाप्त हो गए। जो बात मुख्यमंत्री ने कही अति आत्मविश्वास से हारे, वही बात आज केशव मौर्य ने कही। ठीक, ये दिल्ली यात्रा का परिणाम है, फॉल आउट है। तीनों दिल्ली गए, वहां से तीनों को जो जो दवा दी गई हो है उसका असर लखनऊ में दिखा, दवा का, है ना। अब आप इसको कैसे देखते हैं? ये स्थायी समाधान हो गया 27 तक के लिए, या ये फौरी तौर पर एडजस्टमेंट है, फिर चीजें गड़बड़ाएंगी नावेशी को? सर, मैं एक बार और ये बात कह चुका हूं कि पॉलिटिकल जो झगड़े होते हैं ना, इसका समाधान तो हो जाता है लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। वो एक ऐसा वायरस होता है, ये एक ऐसी बीमारी है कि पलट के फिर निकल के आ जाती है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा सामंजस्य बैठाया गया है, सब लोग खामोश हो गए हैं, तकरार के कोई सबूत अब नहीं मिल रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मन में एक द्वेष आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, कहीं ना कहीं लगने लगता है किसी को कि ये मुख्यमंत्री हमारे लिए ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री को लगता है कि ये हमारे अधीनस्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो बाद में कभी ना कभी उभरता है। हालांकि संघ जैसी इतनी बड़ी ताकत ने सारी चीजों को संभाला और योगी आदित्यनाथ जी के सिर पे हाथ है, जनता का सिर पे हाथ है, योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा जनाधार है, इसलिए उनको कोई यहां पर हिला नहीं सकता है। लेकिन और ये सारी चीजें मैनेज हो गई। आज सत्र के पहला दिन था, मैं भी वहां मौजूद था, कतई भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं लगी कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कोई तकरार चल रही है, कहीं कुछ नहीं लगा, ना किसी बाइट पे, ना किसी बॉडी लैंग्वेज में, ना किसी भी वक्तव्य में। ये बात सही है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में ये मामला उभरे नहीं, क्योंकि उभरता है। हर मिसाल सामने कल्याण सिंह का मैंने जिक्र किया था इससे पहले, और बहुत सारे इस तरह के विवाद हैं। नहीं, नावेशी को एक मिनट नावेद बाबू, एक मिनट, यही बात मैं कह रहा था। जो तर्क आपने अब दिया, यही तर्क मैं शिवपाल जी के संदर्भ में दे रहा था। देखो, चोट बचपने में लगी हो घुटने में, जब जब पछुआ चलेगा बोले जीवित अंतिम दिन तक, तब तक घुटना पिराएगा, जानते हैं ना ये क्या? कोई दवा करा लो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, हड्डी जुड़ गई, लेकिन जब पछुआ चलेगी तो घुटना दर्द करेगा। तो जिस सबके दिल में लपट अभी भी जल रही है, आप कह रहे हो कि भाई पर्दा पड़ गया लेकिन लपट अंदर जल रही, लेकिन शिवपाल चाचा संन्यास ले लिए क्या? नहीं ना, नेता तो अंतिम दिन तक नेता होता भैया। नावेद जी, शिवपाल जी का अभी मामला यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और बड़ी ताकत के साथ में है, इसलिए शिवपाल जी का अभी मुझे नहीं लगता है। और मैंने एक बात कही कि उनके बेटा स्थापित हो गए, कम से कम सांसद बन गया है, और उनका भी कोई बहुत बड़ा कोई इतना बड़ा कोई जनाधार, या वो जिस तरह उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो उनके पास भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा कोई अवसर भी नहीं है, इसलिए वो अपना शांति से आप काट देंगे और अगली सरकार का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव तक वो शांत रहेंगे। मैं मुख्य बात सर ये कहना चाहता हूं कि ये कोई नहीं कह रहा है कि माता प्रसाद का ये पद दे देने से अखिलेश यादव का कि ब्राह्मण वोट इधर आ जाएगा, कतई नहीं आएगा, ये कोई भी नहीं कह रहा है। लेकिन एक मैसेज जाता है, मैसेज ये जाता है कि लगने ये लगा था कि पूरा शटर, जैसे 10 बजे के बाद दुकानों का पूरा शटर गिर जाता है, लग रहा था समाजवादी पार्टी में अपर कास्ट का पूरा शटर गिर चुका है, ये लग रहा था, क्योंकि पीडीए का इतना हल्ला हो गया था। और 10 बजे के बाद कुछ दुकानें जो है एक बालिश खोल देती है, चुपके से हाथ डाल के लिया जाता है वहां से सामान, तो इतना सा एक बालिश खोल दिया गया कि भैया थोड़ा बहुत वो 2-4-5%, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है कहीं ना कहीं बदलाव कुछ करता है। मायावती जो जिस पार्टी में अपर कास्ट को गाली दी जाती थी, वहां पर उस सत्ता को बना दिया था। दूसरी सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव सरकार में बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन एक निगेटिविटी बहुत थी, एक धारणा बनी हुई थी कि ये मुसलमानों की और यादव समाज की है, हर पद पर यादव बैठा हुआ है, ये बड़ी निगेटिविटी थी और ये धारणा बहुत तेजी से आगे बढ़ गई थी। यही आज बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत सारी खूबियां हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में भी, लेकिन एक धारणा बनी है क्षत्रिय, ठाकुरवाद, हर तरफ ठाकुर बैठा, और ये कौन कह रहा है? ये पिछड़ा दलित मुसलमान कम कह रहा है, ब्राह्मण ज्यादा कह रहा है। वो ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो सरकार में भी है, वो भी यही कह रहा है। और ये एक टीस होती है जब एक अपर कास्ट की दो अलग अलग वर्ग होते हैं, उनको लगता है कि वो मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री क्योंकि क्षत्रिय हैं, इसलिए हर जगह उनको अहमियत दी जा रही है। तो ये पॉइंट जो है, इसको अखिलेश यादव भुनाएंगे आने वाले समय में,
क्योंकि जो ब्राह्मणों में टीस एक इस बात की कहीं ना कहीं नजर आती है, मनवरिंग में नजर आती है कि साहब ठाकुरवाद हर तरफ चल रहा है। ये कोई और ये यादव नहीं कह रहा है ज्यादा, ये कम कह रहा है, यादव मुसलमान कम कह रहा है, पिछड़ा कम कह रहा है, दलित ब्राह्मण ज्यादा कह रहा है। और ये एक बड़ी निगेटिविटी है योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर। एक धारणा गलत है या सही है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक धारणा बनी है। इस धारणा का फायदा अखिलेश यादव उठाएंगे और आने वाले समय में अगर 5%, 7%, 10% ब्राह्मण भी नाराज हो जाता है एक अति अपेक्षाओं से, तो वो खिसक के वो जो छोटी सी जगह एक बालूच की छोड़ी है जहां से पौवा लिया जाता है, वहां से वो आ जाएंगे। ठीक है नावेद बाबू। राघवेंद्र जी, क्या अखिलेश यादव ने उस नुकसान की भरपाई कर ली है माता बाबा को सामने करके, जो मनोज पांडे से लेके अभय सिंह और राकेश सिंह के जाने से हुई थी ठाकुर ब्राह्मण के? अमिताभ जी, किसी नेता के जाने का भरपाई नहीं हो पाता है। अभी वाजपेयी जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इन्होंने एक बात कहा कि हम घुटनों के बल पर जाके जनता से वोट मांगते हैं। तो आप भी ये बात हमेशा करते हैं, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कर दूं कि राजनीति में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हम चुनाव हारे, सहर स्वीकार किए कि हम चुनाव हारे। आपके जैसे 2012 के बाद 2014 में ईवीएम को बेवफा हो गई, प्रशासन नकारा है, फिर 19 हारे, फिर 17 हारे, फिर 22 हारे, लगातार हारे। हम जनता के बीच में पहले भी थे, जनता के बीच में आपके साथ गठबंधन में आए थे तब भी थे, जनता के बीच हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी चुनाव हार गए तब भी है। हम लगातार जनता के बीच में और जनता का जनादेश सर्वोपरि है। हम छेड़छाड़ नहीं करते, हम सड़क पे नहीं आते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, प्रशासन ने लाठी डंडे के बल पे जो है हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दिया। वो जो हुआ तो हुआ, अब आगे की तैयारी करिए। रही बात, एक बात और मैं बता दूं, ऑफर कब आता है? जहां तक मेरी जानकारी है अमिताभ जी, इससे आप भी सहमत होंगे कि किसी माल या किसी दुकान का ऑफर तब आता है जब उसका माल सड़ रहा हो और उस मालिक को ये पता हो कि अब ये बिक नहीं पाएगा, तो किसी तरह इससे गला छुड़ाया जाए। तो अब अखिलेश यादव जी को ये पता हो गया है कि 2012 में जो जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था, उस तरह का पूर्ण बहुमत अब उनके राज में कभी नहीं आने वाला है। यह अंतिम मौका है। ऑफर कह लीजिए, मानसून धमाका कह लीजिए, या पहले आओ पहले पाओ कह लीजिए। अब उनके मान का नहीं है सरकार बनाना, तो एक ये लुभावना ऑफर है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, ये कोरा सपना है। ठीक बात। देखो भाई अभिषेक वाजपेयी, ये जो बात जो राघवेंद्र जी ने कही ये सच्ची बात है। हम लोग भी जाते हैं, कभी कोई सेल लगी होती तो घर परिवार सब लोग कहते भाई चलो वहाँ सेल लगी है, देख लो कमीज की, पैंट की, फलाने की, दिखाने की, कोट की, टाई की। तो वहाँ वो फ्रेश माल नहीं होता, सच्ची बात है। एक के साथ एक फ्री तो बता देते हैं, लेकिन थोड़ा होता नंबर 2 का, ये सेकंड का माल। अभिषेक जी नहीं भाई, सेल का ऑफर का मतलब तो यही है। नहीं, फिर वो ये भी कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई जम नहीं रहा, तो कहते भाई जब जमने वाला उधर है वो फ्रेश है क्या, वो बिना छूट के मिलेगा। तो ये बात तो ये ठीक पकड़े राघवेंद्र। अभिषेक जी जी क्योंकि हमारे भाई ने बोला कि मैं उनको याद दिला दूं कि मैंने जब बात कही थी तो मैंने इस बात को कही थी कि घुटनों के बल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से माफी मंगवाई थी। इस बात को ध्यान कीजिएगा, मैंने इस पे रेखांकित किया था। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, आप जब ईवीएम की बात बोल रहे थे तो हम आज भी ईवीएम के लिए बोल रहे हैं। सदन में आदरणीय अखिलेश यादव की बात को रेखांकित करते हुए पहले भी बोला था और बार बार बोलते रहेंगे कि ईवीएम नहीं होना चाहिए। हमने इस बात को बारे में कहा था। और जब आप ऑफर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब हम ऑफर देते हैं ना, तो किसी पार्टी से भी आपने कहा कि जो माल बिक नहीं रहा था, तो कौन सा माल था और कौन सा माल बिक नहीं रहा था, उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऑफर दिया। किसके यहाँ का माल था उसी को तो ऑफर दिया हमने, किसी और को तो दिया नहीं। हमने अपने चालू माल पे तो दिया नहीं। जिसके माल बिक नहीं रहा था, सदन से लेकर के हर एक जगह पे नहीं बिक रहा था, जिसने अपनी यहाँ पे विधानसभा नहीं बचा पाया था, उसी को तो हमने ऑफर दिया। जी भूल गए शायद कि ऑफर देते देते इनको ये ध्यान नहीं रहा कि किसी पार्टी के विधायक छोड़ के दूसरे दलों में गए। इनको शायद ये नहीं याद आ रहा है कि ऑफर देते समय भूल गए कि इनके दल के बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़ के दूसरे दल में चले आए। इसका मतलब उनको वहां पर कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा था। अपने दल के विधायक रुकना होगा, अब रुकना होगा। राघवेंद्र अभी रुको, अनुभव चक एक मिनट रुकिए, एक मिनट अनुभव चक एक मिनट रुकिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई जिनका माल रिजेक्टेड माल था उन्हीं को तो ऑफर दिया है, हमारा तो ओरिजिनल है ही, ग्रेड 1 का।
या अभिषेक व्यापारी भी हैं, वो जानते भी हैं मार्केट का सब सिस्टम ऑफर का। अनुभव चक, अमिताभ जी अभिषेक व्यापारी है, तो ये इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि इनका ब्रांड अगर इतना मजबूत था, इनकी दुकान इतनी चल रही थी, तो आखिर क्या कारण था इनकी पार्टी के बड़े बड़े विधायक नेता इनकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ गए? इनकी दुकान में अगर इतना ही कस्टमर आ रहा, अरे आपको अभी तक आप समझ ही नहीं पाए इसका मतलब। व्यापार में क्या होता है, मजबूर क्यों हुए? व्यापार में स्ट्रेटेजी बनती है, उसी स्ट्रेटेजी मनोज को हम पांडे आगे की बढ़ाते पार्टी हैं। क्यों छोड़े? तमाम और नेता भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गए? इनकी पार्टी की तो इतनी वैल्यू थी, इनके ब्रांड स्ट्रेटेजी जो बनाई है आप उसमें समझ लीजिए 2027 का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उनको पता है कि इनकी पार्टी की ब्रांड वैल्यू कुछ है ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने जीती, जनता के बलबूते जीती, एक एक कार्यकर्ता दिया है। इस बात को भी आप समझ ही नहीं पा रहे। यादव भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे भाई हम विरोध लीजिए, अयोध्या आप आ रहे हैं, पूजा करने से, मंदिर जाने से, सार्वजनिक रूप से पूजा करने, हम तो जनता जनार्दन के मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। आप तिलक लगाने से अखिलेश यादव इतना भागता क्यों हुआ? ये इनसे है ना, ये वोट हासिल कर लेते हो, ये जनता के तो पहले आप अपना पुराना, आप चाहे किसी को भी, पांडे जी को भी बना ले। मैंने पहले भी कहा, हाथ कंगन को क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? 10 सीटों पे उपचुनाव है, वो भी आज सामने आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? अखिलेश यादव की क्या नीति है, क्या रणनीति है, अखिलेश यादव क्या करते रहे हैं, वो इस उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से कोई मुद्दा है? हमको और 2 लेकर के आएंगे, 8 सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी, किसी ना किसी अतीक अहमद को जन्म देने का काम करोगे, क्योंकि आप तो गुंडों की पार्टी हो। ठीक ठीक भाई, रुकना होगा, अनुभव जी रुकना होगा, वाजपेयी जी रुकना होगा, द्विवेदी जी रुकना होगा, अब रुकना होगा। मुझे लगता है कि हालांकि ये तो निर्णय पार्टी ही लेती है, लेकिन एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का एनालिसिस किया नाविद बाबू, उसमें हमने देखा कि ऐतिहासिक तौर पर नया क्या हुआ जो मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। तो उसमें एक कोर फैक्टर निकल के आया कि मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा अभिषेक आप भी, कि नॉन जाटव दलित पहली बार 54% जैसे हाई स्कोर पर आया है समाजवादी के पास। ठीक, ये कभी नहीं हुआ था जिस दिन से सपा बनी। क्या? और एक दौर तो ऐसा आया था नेताजी के समय कि मतलब दलित कहे हम वोट नहीं डालेंगे लेकिन इन्हें नहीं देंगे वोट। क्या ऐसी अदावत थी? वो गेस्ट हाउस कांड वाला प्रसंग था। ये आपके यहां सबसे बड़ी घटना घटी आपकी पार्टी के अब तक के जीवन काल में। मुझे पता नहीं माता बाबा का क्या परिणाम आएगा चुनाव, क्योंकि देखिए नेता की पोस्टिंग चुनाव से ही पता लगती है कि सही थी कि खराब थी। मुझे लगता है दलित को अगर अखिलेश यादव प्रमोट करते, क्योंकि 37 सीट आने के बाद उसमें दलित का लिखत पढ़त में साबित है कंट्रीब्यूशन साबित है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का है, नॉन जाटव दलित का। उसको अभी रिवार्ड में कुछ नहीं मिला, उबली हुई शकरकंदी भी नहीं मिली। क्या कि शकरकंदी उबाल के छील के दे देते, नींबू डाल थोड़ा, नहीं काला नमक डाल के, चलो तब तक इसी खा लो, नहीं, ये सब खाए पिए भाई। मनीषपाल जी को बना देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्या लकूरा का जो यादव है, मोहम्मदाबाद के यादव है, वो शिवपाल बने तो भी वोट देगा, नहीं बने तो भी देगा, उससे कोई बहुत नहीं। क्या? और माता जी को, मैंने माता प्रसाद जी के लिए मैं बताया कि उनको ऐसा भी नहीं कि वो मदन मोहन मालवीय है कि पूरा देश का ब्राह्मण उनके तरफ खड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन दलित को नहीं मिला। और जब बड़ी जीत हो और उस जीत के एक घटक हम भी हो जीत दिलाने वालों में, तो ये सहज बात है कि जब मिठाई बटे तो हमको सम्मान के साथ बुला कहा जाए कि भैया एक डब्बा आप ले जाओ, डलिया। क्या अभी रिश्ता नया नया था अभिषेक बाबू? क्या
अभी तो ईंट की चिनाई हुई थी भैया, अभी तराई भी नहीं हुई थी, ईंट मजबूत। दलित और आपका रिश्ता भी मजबूत नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि वो विपरीत गामी रिश्ता है। दलित भी आपके पास आया तो बहुत सोच समझ के दिल पे पत्थर रख के आया है। क्या मायावती जी का प्रसंग है, और प्रमोशन में आरक्षण का बिल आपने फाड़ दिया था लोकसभा में, वो भी दलित को याद है। उसको अगर आप कुछ दे देते तो शायद रिश्ता बेहतर बनता। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश जी ने इसकी बजाय सोचा होगा कि भाजपा से ब्राह्मण, मुझे नहीं लगता कि भाजपा से ब्राह्मण, इसलिए। और जो सपा के लोग आए थे नावेद बाबू, वो ओवररेटेड हो गए थे, उनका शेयर अधिमूल्यांकन का शिकार हो गया था, यानी जितनी था नहीं उतने ज्यादा वैल्यू लग गई थी। क्या वो राज्यसभा भर के लिए ठीक थे, लोकसभा में कहां किसी का कोई रिजल्ट आया बताओ? नहीं आया ना, न मनोज पांडे का आया, न अभय का आया, न राकेश का आया, किसी का नहीं आया। क्या न चतुर्वेदी का आया, अपनी अपनी विधानसभा बाहर गए। तो वो यहां भी जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, वो यहां थे तब भी झंडा ने वो फहरा रहे थे। भाजपा, इसीलिए आप देखिए भाजपा ने भी उन 6-7 को लगभग तनखैया स्थिति में डाल दिया कि नहीं। क्या और अखिलेश जी भी समझ गए कि इनके पास कुछ करंट नहीं है, तो उनने भी कह दिया कि अभिषेक इनकी सिफारिश भी करने कोई आया तो उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा। क्या अब उनकी स्थिति क्या हुई? एक ने मंत्र पढ़ा कि इसको स्वर्ग भेजेंगे सदेह, दूसरे ने मंत्र पढ़ा कि नहीं जाने देंगे, अब वो बीच में लटका है। क्या न सपा करा न भाजपा करा। तो इसलिए मैं वैसा नहीं मानता कि उसके कारण से कोई माता प्रसाद जी के आने से हो जाए बड़ा, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक चीज रिजल्ट दे सकती थी, मेरी समझ कहती है, सपा उससे सहमत हो, कतई जरूरी नहीं कि सपा को सबसे ज्यादा सहेज कर रखना चाहिए था दलित को। हम लोग लोक जीवन में देखते हैं अभिषेक कि जो नई रिश्तेदारी होती है ना, उसको 2-4 साल बड़ा सहेज के रखते हैं इतिहास से, है ना। कहते जो पुराने हैं वो तो समझे समझाए हैं, ये नई शादी है बिटिया, नए दामाद है, इनको भाई गांव को बाहर से ही रिसीव करो। क्या कि ऐसा ना हो बिदक जाए, और उनकी खटिया पे नया गद्दा और चद्दर डालो, होता है ना। आपका रिश्ता वो था। अब कल को मान लीजिए मायावती के लोग ये प्रचार करें उन लोगों के गांव में जाकर, शहर में जाकर कि तुमको क्या मिला, तुमने तो नगाड़ा खूब बजाया, क्या तुमको कुछ मिला? तो वो क्या उत्तर देंगे? और आप कुछ देने को नहीं आपके पास, आप कुछ देने को नहीं आपके पास। मैं एक और नई बात कहता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ नावेद बाबू कि यह अधिकार पार्टी का है। हम लोग तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते चर्चा कर सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक अगर कोई हो सकता था 4 जून के बाद, मेरी दृष्टि में समाजवादी पार्टी के पार्ट पर, अनुभव चक भी अंदर से इस बात से सहमत हो जाएंगे, टीवी पे नहीं होंगे, अगर अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव लोकसभा में समाजवादी पार्टी का लीडर बना देते, पार्लियामेंट्री पार्टी का, वो मैसेज बड़ा जाता। अब क्या हुआ लोकसभा में? अखिलेश जी, विधान परिषद में आजमगढ़ के यादव जी, और विधानसभा में सिद्धार्थनगर के माता बाबा। क्या फिर जो गैर जाटा वो दलित आया आपके दरवाजे, वो क्या पाया? प्रश्न है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो ये अनुमान लगाया जा रहा था लगभग 2 महीने से कि उत्तर प्रदेश में तो रोज नई खबर आती थी, विपक्षी दलों को भी उम्मीद बंध गई थी कि अब की लग रहा कुछ हो ही जाएगा। कोई कहता था डिप्टी सीएम हट जाएंगे, कोई कहता था नहीं ये लोग रहेंगे, सीएम हट जाएंगे। नाना प्रकार की खबरें तैर रही थी, वो भी सब मुंह के बल गिर गई।
आज सबके सुर एक हो गए। मुख्यमंत्री के साथ अगल बगल दोनों डिप्टी खड़े रहे और सबसे बड़ा चित्र था, नावेद भाई तो विधानसभा में रहे मीडिया कर्मी के नाते, जब योगी आदित्यनाथ ने सदन में प्रवेश किया। ऐसा चित्र बहुत कम मिलता है अभिषेक बाबू। जब वो आपके सदस्यों वाली साइड से निकले तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों में ही होड़ मच गई उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने की। अब इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। यहां से आदमी का कद पता लगता है। पद तो पता होता है, पद हो और कद हो ये जरूरी नहीं। पद के साथ कद मुफ्त नहीं मिलता अनुभव भाई। पद तो कोई दे सकता है, कद कोई नहीं दे सकता। कद खुद बनता है, खुद। पद तो कोई कृपा से भी दे सकता है, लेकिन कद कृपा से नहीं बन सकता। आज का वो वीडियो बहुत सैकड़ों सवालों का एक उत्तर है और वो भी लाउड आंसर है सैकड़ों सवालों का। पिछले 4 जून से अब तक जितनी किस्से कहानी हुई है उन सबका सबसे बड़ा उत्तर है। मैं समाजवादी पार्टी को, उन विधायकों को भी अच्छे ही मानता हूं। लोकतंत्र है, कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं भाई। मुद्दों पर लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आए हैं और उनके प्रति उनका भाव है तो वो दिख रहा था आज। सब लोग, हमने कल्याण सिंह जी को भी हाउस में आते देखा, मुलायम सिंह जी को आते देखा, बहन जी को आते देखा। सर्वदलीय अभिवादन, और वो भी ऐसा पांव छूकर, बहुत मुश्किल होता है। नेता बहुत लोग रहे बड़े बड़े, ऐसा तो नहीं लोग छोटे नेता रहे जिनके मैंने नाम लिए, कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, बड़े लोग थे। लेकिन नावेद बाबू आपने भी नहीं देखा होगा कि ऐसा सर्वदलीय अभिवादन, वो भी पांव छूकर। मैं देख रहा था कई विधायक तो बैठ के पांव छूने की कोशिश कर रहे थे। यहां से पता लगता है पद और कद का अंतर। मुझे याद है एक बार, एक बात कह के समाप्त करूंगा अभिषेक बाबू। एक बार लखनऊ में एक कार्यक्रम था, तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। उस कार्यक्रम में मैं मेजबान था, तो मेरा भाषण हुआ, उसके बाद अखिलेश जी का हुआ। तो मैंने अखिलेश जी से कहा कि इस देश में हजारों बड़े राजा हो गए, बादशाह, राजा, सुल्तान, है ना। बिना गूगल देखे किसी से भी कह दो कि 20 नाम बताओ, नहीं बता पाएगा नावेद बाबू। अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर, शाहजहां, और फिर कहेगा नेक फोन दो तो गूगल देख ले, है ना। एक सांस में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। एक सांस में आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बता पाएंगे। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, यही लोग तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, और भी रहे। मैंने तब कहा था पद और कद का अंतर समझिए। जिस सील मोहर के साथ गुजराल रहे, जिस सील मोहर के साथ नंदा जी रहे, देवीगौड़ा रहे, जिस कुर्सी पर बैठे उसी पे मोदी बैठे, उसी पे पंडित जी बैठे, तो उसी पे इंदिरा गांधी, उसी पर अटल जी। लेकिन कद और पद का अंतर है मित्र। उत्तर प्रदेश में तमाम लोग मुख्यमंत्री रहे। गूगल पे जाके देखिएगा, विकिपीडिया पर, तो आप सोचोगे अरे ये भी रह लिए थे क्या, बोले वाह गुरु, पता ही नहीं था ये भी रह लिए। लेकिन 4-5 मुख्यमंत्री हैं जो जेहन में कौंधते हैं स्थायी तौर पर। यही पद और कद का अंतर है, जिसका आज निदर्शन विधानसभा के पटल पर हुआ, सदन में हुआ। धन्यवाद।